आज का विषय शटरिंग और स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, शटरिंग यानी क्या? शटरिंग एक मोल्ड बनाना होता है जिसमें हम कंक्रीट या उसके समान कोई भी पदार्थ को डाल सकें, ताकि एक जो डिजायर्ड शेप है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए वो हम पा सकें। ये पाने के लिए हम शटरिंग की सहायता लेते हैं। अभी शटरिंग और उसके साथ ये एक और टर्म जुड़ी हुई है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जिसका अगर हिंदी में आप अनुवाद देखेंगे तो वो मचान को बोलते हैं। जैसे जंगल में हम लोग मचान बनाते हैं शिकार के लिए, मैंने एक प्लेटफॉर्म, रेस प्लेटफॉर्म, हमें हमारी गतिविधियां जो कंक्रीट संबंधित हो या ब्रिकवर्क हो या प्लास्टरिंग का काम हो, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनको पूर्ण करने के लिए, कार्य उसका करने के लिए हमें जो एक मचान या एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है वो स्कैफोल्डिंग का, उसी का नाम स्कैफोल्डिंग है। तो अब हम अभी प्रथम हमारा जो पॉइंट है जो कि शटरिंग। अभी शटरिंग जैसा मैंने कहा कि एक मोल्ड बनाने का या एक किसी भी अपने कंक्रीट को एक शेप देने के मटेरियल को हम लोग शटरिंग मटेरियल कहते हैं। ये जनरली दो टाइप के रहते हैं जो अभी हमारे आम कंस्ट्रक्शन साइट्स को उपयोग होता है। पहला होता है प्लाईवुड का शटरिंग जो टिम्बर के से भी बनता है, और दूसरा जो है वो स्टील प्लेट्स के द्वारा जो काम किया जाता है। अभी प्लाईवुड शटरिंग और स्टील प्लेट जो शटरिंग है उसमें हमको क्या फर्क दिखता है, मतलब उसमें क्या फायदे और उसके क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि शटरिंग के लिए हमको क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। पहली बात, आपकी शटरिंग एक मजबूत और जिस शेप की डिजायर्ड हमको जो शेप चाहिए, अगर वॉल का शेप चाहिए तो वॉल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो पैरेललोग्राम बन रहा है, माने लाइन लेवल आपकी सही आने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वैसा ही हम उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर आपका शटरिंग बोर्ड ही घुमा हुआ है या वो कहीं फूला हुआ है तो वो आपके उपयोग का नहीं है, वो बात ध्यान रखनी है। दूसरा, हमको एक स्टडी, एक ऐसा नहीं है कि हमने शटरिंग लगा दी उसके बाद जब हम कंक्रीट पोरिंग करने गए तो वो कहीं से लूज हो गया या कहीं से वो गिर गया जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट बाहर निकल गया या पर हमको हमारे काम में रुकावट आए, तो वो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो उसका महत्वपूर्ण पहलू है वो एक सिंपल होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए जो कि आसानी से लग सके कहीं पे, अब जहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको खुली ही जगह मिलेगी। बहुत जगह ऐसा होता है जहां आपको इस तरह की अड़चनें होती है कि जहां शटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका जो शटरिंग का जो मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो हर शेप में, जैसा भी आप शेप चाहते हो, कोई कहीं पे कोने निकालने हैं, कहीं पे कोई एंगल के साथ आपको काम करना है, तो उस तरह का भी काम आप बहुत सरलता पूर्वक कर ले। तो हमारा मटेरियल इस तरह का होना चाहिए जो बहुत ही सरल हो और हमारे काम को आसानी प्रदान करे। साथ ही साथ उसका रिजिड होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसने अपने आप में कंक्रीट को रखा हुआ है या जो भी कंक्रीट जैसा कोई भी पदार्थ हो, तो उसको अगर उसने अपने आप में रखा हुआ है तो हमको जो डिजायर्ड शेप चाहिए वो उससे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंक्रीट डालने के बाद वो बल्ज हो जाए, बल्जिंग मतलब फूल जाना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक और पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि जहां भी जोड़ होता है, हमारा शटरिंग मटेरियल इस तरह से होना चाहिए कि जहां भी हमको जोड़ना पड़े, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही लंबाई में आपको पूरा का पूरा शटरिंग मटेरियल लग जाए, तो आपको पीस में लगाना पड़ेगा। तो वो जो जोड़ होगा वो वाटर टाइट होना चाहिए ताकि उसमें से हमारे कंक्रीट की कोई स्लरी ना निकले। और अगर आप तो सब जानते हैं कि अगर स्लरी निकल जाती है तो हनी कॉम्बिंग चालू हो जाता है, मैंने हनी कॉम्बिंग का प्रेजेंस होता है, तो वो जो कि हमको रीवर्क के लिए करता है। साथ ही साथ में हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, मतलब लाइफ जो होती है उसको कम करता है। इस तरह से हमारा जो शटरिंग मटेरियल है वो हमारे उपयोग में आसान होना चाहिए, साथ ही साथ में वो इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना मजबूत भी होना चाहिए कि वो जिस कंक्रीट का जो भार उसमें आने वाला है, चाहे वो सरिया के साथ भी क्यों ना हो, रेनफोर्स कंक्रीट भी क्यों ना हो, उसको वो आसानी से सहन कर सके। साथ ही साथ आपका शटरिंग मटेरियल इस तरह से भी लगना चाहिए कि वो एक सीक्वेंस में जिस तरह से आपका लगा है उसी तरह से जिस सीक्वेंस में आप चाहते हो निकाल भी सके। ऐसा ना हो कि आपका शटरिंग मटेरियल वहीं के वहीं फंस गया और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या आप निकालने जा रहे हो तो उस निकालने के जद्दोजहद में आपका कंक्रीट का जो सरफेस है वो खराब हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसे।
तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसके साथ में एक चीज़ और भी है, अब शटरिंग करते वक्त में हमें क्या क्या सावधानियां भी लेनी चाहिए, उस पर हम आते हैं। तो शटरिंग को लगाते वक्त में हमको सावधानियों में सबसे पहले तो जिस शेप और साइज की अलाइनमेंट है या जिस टाइप का हमको स्ट्रक्चर का शेप चाहिए वो आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको ट्रू लाइन एंड लेवल, प्लम वगैरह देखना चाहिए ताकि आपको डिजायर्ड शेप मिल सके। दूसरा, उसके जहाँ जहाँ पे भी उसका सपोर्टिंग सिस्टम है कि आपने पत्तों के द्वारा या रनर्स के द्वारा उसे जो सपोर्टिंग सिस्टम दिया हुआ है वो भी एक कारगर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट डालने के वक्त या उसको वाइब्रेशन करते वक्त जनरली ये देखा गया है कि वाइब्रेशन करते वक्त भी बहुत बार शटरिंग भागता है, या भागना मतलब डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हटता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा खास मुद्दा, उसमें कभी कहीं ऐसा जोड़ ऐसा नहीं होना चाहिए या कहीं होल्स नहीं होने चाहिए या कहीं खराब शटरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ से स्लरी के लीकेज होने की संभावना हो, चाहे वो बॉटम हो, जैसे अगर हम बीम का बॉटम लगाते हैं तो बीम के बॉटम की जो तल्ली होती है वहाँ से भी कई बार आपने देखा होगा स्लरी निकलती है, या हम लोग कभी बहुत बार टायर रॉड्स लगाते हैं, टायर रॉड शेप में रखने के लिए उसका डायमेंशंस को, बीम के डायमेंशन को रखने के लिए टायर रॉड लगाते हैं, तो वहाँ जहाँ फिर उसका उपयोग जब दूसरी जगह हम करते हैं उसी शटरिंग का, तो वो छेद हम बंद करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से हनीकॉम्बिंग की संभावना हो जाती है और हमारे कंक्रीट को नुकसान होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रोज के शटरिंग वर्क में काम आती है। और उसमें दूसरी बात, आपको जब भी शटरिंग जब करनी है तो आपको आपके स्ट्रक्चर का क्या डायमेंशन है उसका अंदाजा लेके शटरिंग मटेरियल का उपयोग करना चाहिए। इसमें अलग अलग mm की थिकनेस के भी प्लाई बोर्ड्स आते हैं, जैसे 6 mm का भी आएगा, 12 mm का भी आएगा। तो जनरली हम लोग जो है वो 6 से 12 mm के अलग अलग उसका जैसा उपयोग है उस तरह से हम यूज करते हैं। इसके साथ में एक और वैरायटी जो आजकल आती है, पहले के दिनों में शटरिंग बोर्ड पे हम लोग कंक्रीट करने के पहले ऑयल लगाते थे ताकि जो कंक्रीट सरफेस है वो उसको चिपके नहीं, लेकिन अभी आजकल मेराइन प्लाई कैटेगरी का भी शटरिंग मटेरियल आता है, प्लाईवुड आता है, जिसमें कि आपको बार बार शटरिंग ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, काफ़ी रोटेशन होने के बाद में अगर उसकी सरफेस खराब होती है तब आपको उसका जो है शटरिंग ऑयल लगाने का ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ में जब कभी भी हम शटरिंग ऑयल लगाते हैं, अगर आपका ऑर्डिनरी टाइप का शटरिंग मटेरियल है प्लाई का, तो आपको जब आप ऑयल लगा रहे हैं तो ये कृपया सुनिश्चित करें कि रिइंफोर्समेंट काम होने के पहले आप उसमें शटरिंग ऑयल लगा लें, क्योंकि अगर आप रिइंफोर्समेंट लगाने के बाद में अगर शटरिंग ऑयल लगाते हैं तो वो शटरिंग ऑयल जो है वो आपके रिइंफोर्समेंट में भी लग सकता है, जो कि एक हार्मफुल है और कंक्रीट के लिए बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के दृष्टिकोण से। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टील प्लेट शटरिंग की। स्टील प्लेट शटरिंग चूंकि रिजिड है, मतलब एक प्लाईवुड से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है रिजिडिटी के इसमें, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, मगर चूंकि इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, इस वजह से भी उसका उपयोग सब जगह पे थोड़े इसमें सीमित जगह में होता है। दूसरी बात, जिस तरह से हम प्लाईवुड को अलग अलग शेप में या कहीं पे जैसे गावड़ी जैसे छोटे छोटे पीसेस जहाँ पे हमको गैप्स छोटे भरने होते हैं उसमें काट के लगा सकते हैं, वो स्टील प्लेट शटरिंग में संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसका क्या उपयोग, जो फायदा है, सबसे अच्छी फायदे की बात यह है कि इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। स्टील शटरिंग जब आप यूज़ करते हैं तो आप रिपीटेशन प्लाईवुड शटरिंग के मुकाबले कई गुना करते हैं, तो इस तरह से आप इकोनॉमिकल शटरिंग मटेरियल का उपयोग इसमें होता है। लेकिन इसमें जो और इसके अलावा इसका जो दूसरा एक और मुख्य फायदा ये है कि ये जो है वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं है, मतलब स्टील जो है आपका जो कंक्रीट रहेगा तो वो उसका कंक्रीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये मटेरियल इस तरह का है स्टील मटेरियल कि वो आपके कंक्रीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा पानी को, जबकि प्लाई शटरिंग में ये संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए भी हम कहते हैं जब भी कोई मसाला बनाते हैं या कोई कंक्रीट बनाना होता है हैंड मिक्सिंग के टाइम में, तो हम लोग जीआई शीट या कोई भी शीट प्लेन शीट को यूज़ करके उसी पे बनाने के लिए कहते हैं, तो वो उसकी वजह यही है कि वो नॉन एब्जॉर्बेंट है। तो ये दो फायदे हैं स्टील शटरिंग में कि एक तो उसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज़्यादा हैं, दूसरा उसका जो वाटर, ये नॉन वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो उस वजह से आपका जो कंक्रीट का जो पानी है वो यथावत वहीं रहता है, वो पूरा का पूरा उपयोग होता है कंक्रीट के लिए ही।
तो ये दो फायदे हैं इस स्टील शटरिंग के। इसके अलावा स्टील शटरिंग की लाइफ ड्यूरेबिलिटी भी एक तरह से प्लाईवुड से ज़्यादा है, क्योंकि इसको आप रेन का या मैंने बारिश का मैंने एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, जबकि प्लाईवुड की शटरिंग में आपको उसका रख रखाव ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि बारिश से उसके भीगने की और ख़राब होने की संभावना होती है। दूसरा, दीमक वगैरह लगने का, जो टर्माइट लगने का भी जो एक कारण हो सकता है, वो सिर्फ प्लाईवुड शटरिंग में ही हो सकता है, स्टील प्लेट की शटरिंग में ये चीज़ें नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये रिजिडिटी इसकी ज़्यादा है, स्टील फ्रेम होने की वजह से और स्टील प्लेट का यूज़ होने की वजह से ये अपनी जगह पे ज़्यादा लोड लेने का क्षमता रख सकता है अपने प्लाईवुड शटरिंग के, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। क्योंकि जब स्टील शटरिंग लगती है तो उसका खुद का सेल्फ वेट भी ज़्यादा होता है, तो उसका सेल्फ वेट होने की वजह से वो जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या जो आप वाइब्रेशन के द्वारा जो आप फोर्स डेवलप होता है, इम्पल्सेस जो तैयार होती हैं, उसको बहुत आसानी से सहन कर सकता है प्लाईवुड शटरिंग के। हाँ, प्लाईवुड शटरिंग भी उसको कोप अप कर सकता है, मतलब उसके साथ काम कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एडिशनल सपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैक्स लगाने होंगे तो, या टायर रॉड्स लगानी पड़ेंगी, जो कि ये सब इस तरह के स्टील शटरिंग प्लेट में आपका ये काम बच जाता है। इसके अलावा इसको जिस तरह से हमारा पानी से इसका जो रखरखाव बचाना पड़ता है हमको प्लाईवुड का, इसी तरह से इसको आग से बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसमें आग भी पकड़ सकती है, इस तरह से ये इस तरह से खराब भी हो सकता है। लेकिन एक फायदा प्लाईवुड शटरिंग में और है कि ये हल्का होता है। ये हल्का होने से ये कहीं पे भी आप इसको साइड पे जल्दी से तुरंत ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या मैनुअली भी आप इसको कहीं पे ले जा सकते हैं, और जिस शेप में जहाँ पे सूटेड साइट आप इसको बना के उपयोग कर सकते हैं, जो कि स्टील प्लेट में संभव नहीं है। स्टील प्लेट में आपको एक स्टैंडर्ड शेप और साइज पहले से बनाने होंगे, और हाँ, अगर वो स्टैंडर्ड साइज अगर दूसरी जगह पे यूज होते हैं तब ये बहुत फायदे का है। तो मुख्य जो पहलू है कि स्टील शटरिंग हमारे अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे अगर ये रिपीट होता है तो इसको लेने में और इसका मतलब इसका उपयोग करने में फायदा है। अन्यथा हमारा प्लाईवुड शटरिंग, जिसमें कि हम अच्छी क्वालिटी का प्लाई, मेरीन प्लाई का उपयोग करके जो कुछ भी हमारी डिफिशियंसी है प्लाईवुड फॉर्म वर्क में, उसको हम कम कर सकते हैं। एक मिनट, अभी हम इसके अलावा एक सीक्वेंस ऑफ शटरिंग, अभी हमने शटरिंग के बारे में जाना, दो टाइप की मेन शटरिंग के बारे में जाना। इसके अलावा और टाइप के भी शटरिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लास्टिक शटरिंग मटेरियल भी अभी आजकल नया मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से उपयोग में आना शुरू हो चुके हैं। मगर हमारे यहाँ अभी उसका प्रचलन इतना तेजी के साथ नहीं देखा गया है। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स में हालांकि यूज़ होते हैं, लेकिन उसका जो एक साधारणतः ये दो ही प्रकार की शटरिंग अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है भविष्य में हम भी प्लास्टिक शटरिंग की तरफ भी जाएं। प्लास्टिक शटरिंग में भी एक ये फ़ायदा है कि वो लाइट वेट है, कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और वो किसी भी शेप में प्री मोल्ड किए जा सकते हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि जिस तरह से स्टील शटरिंग मटेरियल है कि एक बार जो साँचे में जिस भी डायमेंशन में हमारा एक बार स्टील शटरिंग प्लेट को हमने फैब्रिकेट कर लिया, उसी तरह जो प्लास्टिक शटरिंग भी एक बार जिस शेप में मोल्ड हो गई, उसको फिर से हम सिर्फ हम उसको जोड़ सकते हैं, उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं, मगर डिजायर शेप को अगर चेंज करना हो या डायमेंशन को चेंज करना हो उस पैनल का या शटरिंग मटेरियल का प्लास्टिक के, वो संभव नहीं है। पर उसके जो अतिरिक्त उसके अलावा जो उसमें जो खासियतें हैं कि जो वो लाइट वेट है, और वो जिस तरह से रेन से प्रिजर्व अपने आप ही कर सकता है प्लास्टिक को, बारिश से कोई खतरा नहीं है, और वो कम जगह पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत आसानी से, सहज तरीके से, मैंने अपने प्लाईवुड शटरिंग से भी हल्का होने की वजह से वो आसानी से हम उसको साइड पे मैन्यूअर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस तरह से नए नए टेक्निक्स के साथ में शटरिंग मटेरियल उपलब्ध हो रहे हैं, पर वो जॉब स्पेसिफिक होते हैं, वो कुछ टाइप के खास टाइप की जगहों पे ही यूज़ होते हैं अभी फिलहाल, जब तक उसमें और आगे डेवलपमेंट नहीं होता। अब हम आते हैं कि किस तरह, अभी हमने शटरिंग के बारे में जाना, अब शटरिंग की जो निकालने की जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा जान लें।
हमारा जो शटरिंग का, जैसे मैंने बताया आपको कि मेन काम जो है, कार्य जो है, वो कंक्रीट को शेप देना है। तो जब हम इसके साथ ही साथ में दूसरा जो उसमें अपने आप ही वो जो एक पहलू है वो है कि वो उसको सपोर्ट भी करता है। मतलब शेप तो कोई चीज का आप तब दे पाएंगे जब आप उसको सपोर्ट भी कर पाएंगे, आप उसको रिटेन कर पाएंगे। तो हमारा शटरिंग मटेरियल ये दो कार्यों में सक्षम होना चाहिए कि एक तो वो जिस शेप को हम चाहते हैं वो शेप मिलना चाहिए, और दूसरा उस वजन को, जो मटेरियल उसमें डाला गया है, चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये तो सांचे जैसा काम कर रहा है, तो उसका वजन भी इसने सहन करना चाहिए। कंक्रीट में तो कई बार रिइंफोर्समेंट भी बहुत हैवी रिइंफोर्समेंट होता है कुछ जगह पे, तो उस वक्त इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जिस तरह से हमने इसको लगा के और इसमें जो एहतियात लिए कि इसका शेप बराबर होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ बराबर आनी चाहिए, इसकी पोजीशन अपनी जगह पे ठीक होनी चाहिए, और ये कहीं पे गैप्स नहीं होने चाहिए, लीकेज प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या कहीं अचानक खुल न जाना चाहिए किसी वाइब्रेशन की वजह से या एकदम से पोरिंग के लोड की वजह से। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से हम निकालना चाहिए, सीक्वेंस। मतलब जो एक बार शटरिंग मटेरियल लग गया, उसके बाद कंक्रीट हो जाने के बाद जब वो सेट हो गया, उसके बाद हम उसको किस तरह से अब उसको निकालना है, जब डी शटरिंग जिसे हम कहते हैं। तो डी शटरिंग में सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वो वर्टिकल फेसेस को आप निकाल सकते हैं। वर्टिकल फेसेस को मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्टिकल फेसेस जो शटरिंग की होती हैं वो सिर्फ शेप देने का काम करती हैं। वो एक बार कंक्रीट सेट होने के बाद वो लोड बेयरिंग वाली बात उनमें नहीं आती है। इसलिए सबसे आसान चीज होती है पहले फेसेस जो होती है, साइड्स की जो फेसेस होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो बीम हो, आप उसकी फेसेस निकालें। तो ये पहली प्राथमिकता आप इसे दीजिए। दूसरा जो सीक्वेंस है उसमें आप जो है स्लैब का बॉटम का जो शटरिंग है आप उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लैब की थिकनेस कम होती है, उस वजह से उस पर जो आने वाला लोड भी कम होता है। तो आप जो कंक्रीट सेट होने का, मतलब मैं ये सीक्वेंस बता रहा हूं, मैं एक साथ निकाली ये नहीं कह रहा हूं, प्रथम किसे निकालना है, द्वितीय किसे निकालना है, तृतीय किसे निकालना है, और इस तरह से इनका आईएस कोड में ही बताया हुआ है कि कितना स्पैन पे आपको कब कब शटरिंग निकालनी चाहिए, चाहे वो स्लैब हो चाहे वो बीम्स हो। तो इस तरह से जब तीसरी सीक्वेंस में हम आएंगे तो वो हमें है बीम का बॉटम निकालने की बात आती है। तो बीम का बॉटम चूंकि वो लोड लेने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए सबसे लास्ट में आपका बीम का बॉटम को आपको निकालना चाहिए, ताकि आपका जो कंक्रीट है वो अपना शेप को, जिस डिजायर शेप को है उसमें उसका डिटोरिएशन ना हो, कोई सैग ना आए, इस तरह से ये होना चाहिए। तो अब हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है स्कैफोल्डिंग। ये शटरिंग से ही जुड़ा हुआ स्कैफोल्डिंग है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कैफोल्डिंग एक इसका हिंदी में अनुवाद अगर आप देखते हैं तो मचान को इंगित करता है। मचान मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म, हमारी कोई भी सिविल एक्टिविटी को, चाहे वो हाइट पे हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा एक सहज आदमी का हाथ नहीं पहुँच सकता, उस जगह पे जाने के लिए या जो व्यवस्था की जाती है, उस प्लेटफॉर्म का जो निर्माण किया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस तरह का विविध प्रकार के काम होंगे, अलग अलग टाइप के जिस तरह के काम होंगे, उस तरह से अलग अलग प्रकार की स्कैफोल्डिंग का निर्माण किया जाता है, और उनके उस फंक्शन के ऊपर से उनका नाम भी रखा जाता है कि किस तरह का उसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। उसका उपयोग करके आप जिस तरह का आप काम को कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। इसके अलावा शटरिंग में आपको जो कुछ एहतियात जो रखने चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे कुछ उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो टाइंग है, जो आपस में एक साथ शटरिंग जो स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है, तब उसको जब एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उस वक्त उसकी जो कपलॉक्स यूज़ किए जाते हैं या जो भी उसको बांधने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसका निरीक्षण पूरी तरह से अच्छी तरह से पहले से ही किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग मटेरियल का पहले है इंस्पेक्शन या निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। वो किस स्थिति में है, आपको साइड पे मटेरियल पहुंचाने के पहले स्टोर में उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेना चाहिए, उसके डायमेंशंस को देख के बाबत हो या उसके कंडीशन के लिए भी जो ज़रूरी हो। कई बार हम देखते हैं कि कहीं पे रस्टिंग हो रही है या कहीं पे वो टूट गया है या क्रैक्स आ गए हैं। इस तरह का स्कैफोल्डिंग मटेरियल हमें कदापि भी अपनी साइड पे
ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने का भय रहता है। इसके अलावा हम जो मटेरियल और यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग में, उसमें ट्यूब्स होती हैं जो आप जिसको जनरली पाइप्स बोलते हैं। 3 मीटर लेंथ के ये पाइप्स होते हैं और इनके ऊपर हम कई बार पेंट कर देते हैं ताकि इनकी लॉन्गिविटी बढ़ जाए, मतलब इनकी लाइफ सर्विस जो है वो बढ़ जाए, ताकि जंग विरोधी हो जाए। उसके बाद में हमारे पास इसके लिए कपलर्स हम यूज़ करते हैं। उसमें कुछ फिक्स टाइप के कपलर्स होते हैं जो 2 पाइपों को सिर्फ जोड़ते हैं। कोई 90 के डिग्री में जोड़ता है और कोई 360 डिग्री में जोड़ता है, जिसको आप सिविल क्लैम्प भी बोलते हैं। इस तरह से हमारे को इसमें बैटन्स का उपयोग होता है। बैटन्स यानी बत्ते होते हैं और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमको स्टेजिंग के जैसे यूज़ करने में काम आते हैं। अभी इसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, इसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में एक तो जब आप इसको जोड़ते हैं और जब इसको डिसमेंटल करते हैं, ये दोनों ही प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको काम करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जोड़ते वक्त में जो फैब्रिकेटर्स हैं या जो इरेक्शन जो करते हैं, उन लोगों का अगर कुछ थोड़ा ध्यान अगर नहीं है सही से, तो वो मटेरियल गिर सकता है, वो स्वयं भी गिर सकते हैं। तो उस वक्त ये सावधानी हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए सुपरवाइजर्स को या इंजीनियर को, वहाँ खड़ा होकर जब स्टेजिंग, जब हम जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल जब इरेक्ट कर रहे होते हैं या डिसमेंटल कर रहे होते हैं, तब हमको पूरा का पूरा वहाँ पे सुपरविजन करना चाहिए। दूसरा, जब हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग के ऊपर जब हम चढ़ते हैं और या उतर रहे होते हैं, तब भी दुर्घटना होने का एक भय रहता है, चांस रहता है। तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए सावधानी पूर्वक हमको उसमें चढ़ना है और उतरना है। तीसरा, जो प्लैंक्स हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे हम जिस तरह से प्लैंक लगाने की वजह से हम उसके ऊपर चल सकते हैं, या हमारा मैसन या कारपेंटर या कोई भी बार बाइंडर जो भी है वो उसके ऊपर चलते हैं या वर्कर्स उस पर चलते हैं, तो वो प्लैंक किस तरह के हैं, जो निश्चित मोटाई थिकनेस वाले हैं या नहीं है, उनमें कहीं कहीं दरारें तो नहीं है, या वो कहीं से सड़ तो नहीं रहे हैं, या जिस जगह पे वो रखे गए हैं उसके नीचे बराबर बेस है कि नहीं, ताकि वो कहीं ओवरटर्न न हो जाए। तो इन चीज़ों का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक उसकी एक्सीडेंट के लिए कारण बनते हैं। उसके अलावा हमारे स्कैफोल्डिंग मटेरियल जब हम लगाने के बाद में उसके ऊपर क्या लोडिंग और क्या अनलोडिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्कैफोल्डिंग डिजाइन होता है किसी निश्चित लोडिंग के लिए, मतलब एक निश्चित भार के लिए। अगर हम उससे अधिक भार उस पर रखेंगे तो हो सकता है कि वो उस भार के लिए स्टेबल ना हो और उसकी वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके ऊपर क्या चीज़ें लोड कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग कटिंग सेट, वेल्डिंग मशीन्स, सिलेंडर्स और बहुत सारा रिइंफोर्समेंट, ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो हमें कंस्ट्रक्शन में उपयोग होती है, एक साथ रख लेते हैं। ज़्यादा डाया के रिइंफोर्समेंट भी हम लोग कई बार ऊपर खींच लेते हैं, बगैर ये जाने हुए कि जिस जगह पे हम, जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये रख रहे हैं, वो इन सब इतनी सारी चीज़ों का, प्लस आपके जो लेबर्स, जिस तरह के भी लेबर्स हैं, कारपेंटर गैंग हो या मैसन के गैंग हो या रिइंफोर्समेंट लगाने वाले लोग हों, वो लोग भी खड़े हैं और ये इतना भार भी हम डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको इस वक्त लिए जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा कभी भी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अनगार्डेड नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आप गार्ड रेल नहीं लगाते हैं तो एक आप भय होता है, हमेशा ये रिस्क होती है कि आप गिर जाओगे। कोई भी आदमी, बहुत लोगों को ये जिस तरह से हाइट पास में ये चेक किया जाता है कि फियर टू हाइट है क्या उसे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आदमी शायद उस टेस्ट को पास कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसी ऊंचाई पे अगर गार्डरेल ना लगी हो तो साइकोलॉजिकली भी अगर कभी कोई आदमी डर जाए, जो कि मतलब हाइट पास में पास हो चुका है, मगर कई बार ऐसे कारण होते हैं इमरजेंसी में, ऊंचाई पे बहुत बार हवा तेज चलती है, उसकी वजह से भी आपका कुछ अनबैलेंसिंग अगर कोई मोमेंट आ जाता है, तो अगर गार्डरेल नहीं होंगी तो उसका गिरने का बहुत डर रहता है और ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और गिरने के बाद तो किसी को पता नहीं चलता है कि किस कारण से गिरा वो, लेकिन उसमें एक साइकोलॉजिकल फियर फैक्टर भी है कि जो आदमी को ऊंचाई पे, किसी भी व्यक्ति को वो ये उसके अंदर नेचुरली है कि उसको हाइट से डर लगता है। इसके अलावा कोई भी मूविंग या लोड हम जब इस प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं तब सबसे ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए। जैसे व्हील बोरो वगैरह हम जब चलाते हैं
तो उसका व्हील बोरो का कहीं अटकना, उसकी वजह से जो धक्का लग के कोई मटेरियल स्पिल आउट होकर नीचे गिर सकता है, वो एक मुख्य कारण बन सकता है किसी भी दुर्घटना का। इसके अलावा आपका टो गार्ड भी लगना चाहिए। स्कैफोल्डिंग या जो भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसके में आपका टो गार्ड की आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टो गार्ड न ही सिर्फ आपका बहुत बड़ी एक सुरक्षा प्रदान करता है, किसी भी तरीके का कोई मटेरियल ऊंचाई से नीचे गिरे और नीचे गिर के किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए। अब इसके अलावा अब हम आते हैं स्कैफोल्डिंग के किस टाइप के प्रकार हैं, किस तरह के प्रकार उपयोग में लाए जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरह का हमारा वर्क होगा उस तरह का ही हमारा स्कैफोल्डिंग का नाम होगा, डिजाइन होगा। तो उसमें मुख्यतः जो नाम आते हैं वो है पुटलॉक स्कैफोल्डिंग, उसके बाद इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज स्कैफोल्डिंग और टावर स्कैफोल्डिंग। ये जो पुटलॉग है, ये पुटलॉग एक तरीके से पाइप और जो एग्जिस्टिंग दीवार होती है उसके बीच में हम लोग तैयार करते हैं, ताकि एक सपोर्ट जो एंड है वो दीवार पे रेस्ट करता है और दूसरा वर्टिकल पाइप्स के। तो ये इस तरह का जनरली आप आम प्रायतः हम इस तरह के पुटलॉक स्कैफोल्डिंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बर्ड केज स्कैफोल्डिंग है। बर्ड केज स्कैफोल्डिंग जैसा नाम है उसका एक केज जैसा उसका आकार बनता है और ये अंदर के कामों के लिए उपयुक्त होता है। जैसे आप वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं, डक्टिंग का काम कर रहे हैं, इनसाइड द बिल्डिंग जो हम काम करते हैं उस वक्त में ये यूज होता है। और इसके साथ ही है टावर रोलिंग स्कैफोल्डिंग। ये एक सिंगल वर्किंग प्लेटफॉर्म है और ये बेस एरिया के ऊपर जब हम काम करते हैं उस वक्त में काम आता है। और ये इसमें एल्युमिनियम सेक्शन का भी कई बार उपयोग होता है। और सबसे बड़ा इसमें फायदा ये है कि ये इसमें व्हील्स आप लगे रहते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ड्रैग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा स्कैफोल्डिंग के अलग अलग प्रकार हुए। इसके अलावा फोल्ड अप स्कैफोल्डिंग भी आते हैं। फोल्ड अप मतलब जो आसानी से फोल्ड हो जाए। तो उसमें विभिन्न प्रकार की स्टेयर्स आती हैं, एल्युमिनियम मटेरियल से ही बना हुआ होता है और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं। मुख्यतः इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए या प्लास्टरिंग के लिए भी, सीलिंग हाइट में या आपका फॉल सीलिंग वर्क के लिए भी ये यूज होता है। इस तरह से हमने अभी मेन स्कैफोल्डिंग के बारे में जाना। अभी जैसे मैं पहले भी बताया कि गार्ड रेल और टो बोर्ड ये जो है ये एक मुख्य पार्ट है, हमारी सुरक्षा जो देते हैं। गार्ड जो रेल होती है वो एक आपको ऊंचाई पे जब आप काम करते हैं तो आपको जो एक फियर होता है गिरने का, या आप उस पर लाइफ लाइन भी आप लगाते हैं, तो उस तरह से वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है कहीं आप गिर ना जाए। और जो टो बोर्ड है वो कोई भी मटेरियल जो है नीचे जो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ कोई मटेरियल है वो नीचे ना गिर जाए और उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसके लिए वो यूज किया जाता है। दूसरा एसएस और गनवे और रन्स, ये जो है ये भी एक प्रकार है स्कैफोल्डिंग के। एसएस मतलब हमारी जो स्कैफोल्डिंग पे हमारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहां पे जाने के लिए जनरली हम लैडर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन ये इसमें हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो लैडर होती है वो प्लेटफॉर्म से करीब करीब 1 मीटर ऊंचाई तक निकली बाहर निकली चाहिए। मतलब प्लेटफॉर्म के लेवल से 1 मीटर वो ऊपर और निकलनी चाहिए ताकि आप आराम से उतर सकें प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरा जो गैंगवेज है या रन्स हैं वो विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। इसकी विड्थ 450 से 600 mm तक की रखी जाती है जनरली। ये गैंगवेज आने जाने के लिए, लेबर मूवमेंट के लिए, साथ में अगर इसमें व्हील बोरो या कोई मटेरियल आप ले जा रहे हैं तो उसका भी प्रावधान कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें एक खास बात यह है कि जनरली ये फ्लैट होते हैं या हल्का सा एंगल लिए हुए होते हैं, लेकिन अगर ये एंगल ज्यादा हो जाता है, ये स्टीप एंगल हो जाता है, तो आपको इसके बीच बीच में आपकी फुट 100 mm के डिस्टेंस पे आपको इसमें कुछ रनर्स या वुडन प्लैंक बैटन्स लगाने चाहिए ताकि आपके मूवमेंट को आपको एक सीढ़ी जैसा वो करें, मतलब एक लॉकिंग मूवमेंट दे सके। इसके अलावा अगर आपको इसके बीच में से कोई ट्रॉली वगैरह ले जानी है तो ये जो रनर्स लगेंगे इसकी वजह से अवरोध होगा, तो आप बीच में एक छोटा 100 mm 200 mm का गैप छोड़ सकते हैं जिसमें से कि व्हील बोरो के चक्के जा सके या कोई रोलिंग मटेरियल जा सके।
और इसके बाद हम आते हैं बात की सीढ़ी जब हम लगाते हैं कहीं पे भी, एक ये जनरली हम लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होगा तो हमको सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। तो जब हम सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी को किस तरह से खड़ा करें जब ऊंची हाइटेड सीढ़ी हो, तो इसका एक नियम है कि आपको सीढ़ी पे जहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना है, तो उस सीढ़ी के जो बेस है उसको उस फाउंडेशन की तरफ आप रखें। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक व्यक्ति जो बेस के साथ में आपका सीढ़ी की बेस जो जिस बिल्डिंग के साथ उठनी है उस पे पांव दे के खड़ा हो जाएगा। दूसरा आदमी सीढ़ी के दूसरे छोर की तरफ जाएगा और रंग्स को पकड़ के, पहले रंग्स को पकड़ के वो धीरे धीरे बेस की तरफ आएगा, सीढ़ी के बेस की तरफ आएगा और इसी साथ ही साथ में सीढ़ी को उठाना शुरू करेगा। तो इस तरह से एक सेफ मूवमेंट है ये सीढ़ी को उठाने का तरीका। और इसको जब आप सीढ़ी को उतारते हैं तब भी आपको इसी तरह का इसका सेम रिवर्स डायरेक्शन भी यूज करना है। इसके साथ में ये चैप्टर में यहीं पे खत्म करता हूँ।